जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब और आपके यूट्यूब चैनल हिंदी फ्रेंड्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग अभी पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने सिंटैक्स ही डिस्कस किए हैं। अभी भी हम सिंटैक्स ही डिस्कस करेंगे। आगे जो कॉन्सेप्ट बच गए थे, हमारे कुछ ही कॉन्सेप्ट बच गए हैं, उसे हम सीखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप अपडेट करते रहना अपनी कॉपी में, नोट्सबुक में, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक सिंटैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल कॉन्सेप्ट के थ्रू ही आप सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं रटाता नहीं किसी चीज़ को, आप कॉन्सेप्ट के थ्रू ही सीखते हैं। तो यहाँ पे भी आप कॉन्सेप्ट के थ्रू ही सीखेंगे। एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूल वो क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एस ई एस आता है और उनके दो पार्ट्स होते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एस ई और ई एस आता है और उनके दो पार्ट्स होते हैं। वो दो पार्ट्स होने की वजह से उसे प्लूरल माना जाता है और प्लूरल के ट्रीट करते हैं। इसी वजह से हम उसके साथ PHV का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लूरल वर्ब का लगाते हैं। इट मीन अगर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। और अगर मेन वर्ब भी डायरेक्ट आए तो वो मेन वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक है। जैसे ये कौन कौन से नाउन हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे सीजर्स, बिनोकुलर्स, इसे अमेरिकन इंग्लिश में बिनोकुलेस पढ़ते हैं, ठीक है। आप अगर कहीं सुनते हैं बिनोकुलेस तो कोई और शब्द नहीं होता, इस बिनोकुलर्स को ही हम बिनोकुलेस पढ़ते हैं। गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, टाइट्स, ट्राउजर्स, और आप लिख सकते हैं पैंट्स, जीन्स, शूज, सॉक्स, स्लीपर्स, चप्पल्स, विलोज, प्लायर्स। बिलोज और प्लायर्स दोनों का ही मतलब चिमटा होता है, ठीक है। और आप कह सकते हो जैसे कुछ ईयर रिंग्स, लड़कियां पहनती हैं हाई हिल्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके लास्ट में ए सी एस आता है। और ए सी एस होने की वजह से आप देख पाएंगे कि आप जो भी इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे जींस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी आपने देखें, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इसमें सीखना कि आप देखते हो लिखा हुआ मिलता है आपको हाफ पैंट्स। आपसे ये पूछ लिया जाता है अक्सर, तो हाफ पैंट नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ये स्लैंग होता है, ठीक है। चलो मैं स्लैंग के बारे में भी आपको बता दूं कि स्लैंग होता क्या है। तो अगर स्लैंग की डिफिनेशन की बात करें तो स्लैंग की डिफिनेशन क्या होती है कि नन डिक्शनरी यूज ऑफ अ वर्ड, ठीक है। नन डिक्शनरी यूज ऑफ अ वर्ड, वही उसी को हम क्या कहते हैं, स्लैंग। स्लैंग कहने का मतलब एक अब्यूजिव लैंग्वेज है, मतलब बैड तरीके का, मतलब कि जो वहाँ के नेटिव लोग होते हैं, जैसे बोलचाल के भाषा में, जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो हमारे यहाँ एक नेटिव भाषा है। नेटिव भाषा में जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका थोबड़ा बहुत सुंदर है, थोबड़ा बहुत सुंदर है, तो आप इस बात को समझ पा रहे हो कि थोबड़े का मतलब क्या है। थोबड़े का मतलब मैं चेहरा कह रहा हूँ। लेकिन यही अगर कोई और स्टेट वाला आ जाए और उसके सामने अगर आप जाकर कहो कि थोबड़े की बात करो तो उसे समझ में नहीं आएगी चीज़ें। क्योंकि अगर आप हिंदी की डिक्शनरी लेकर के बैठोगे, हिंदी के शब्दकोश लेकर के बैठोगे, आप उसमें हिंदी में ढूंढोगे कि थोबड़ा का क्या मतलब है तो नहीं मिलेगा। इसी वजह से आप इसको क्या कहते हो, स्लैंग कहते हो। स्लैंग सिर्फ ऐसे यूज होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नन डिक्शनरी यूज ऑफ अ वर्ड होता है। इट मीन्स उसे डिक्शनरी में आप नहीं ढूंढ सकते, कहीं पे भी वो नहीं मिल सकता। वैसे ही जब हाफ पैंट आप डिक्शनरी में ढूंढ भी लेते हो, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है, अगर डिक्शनरी में आपको मिल भी जाए तो हाफ पैंट की जगह पे आपको लिखा हुआ एक देखेंगे कि ऐसे एक लिखा हुआ होगा स्लैंग। क्या लिखा हुआ मिलेगा, स्लैंग। इसे स्लैंग कहते हैं और इसे नन ग्रामेटिकल यूज मानते हैं। इसी वजह से इस हाफ पैंट को आप गलत मानते हैं और हाफ पैंट के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ता है, ये हाफ पैंट लिखना गलत है। इसके जगह पे हमें जो इस्तेमाल करना पड़ता है वो क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, शॉर्ट्स।
क्या इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट्स। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लड़कियां पहनती हैं लेगिंग्स, आप लेगिंग्स लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ पाए, बेसिक सी बात आपको इतना इसमें समझना है कि इसमें जो बेसिक सी बात आपको ये समझनी है कि जो भी ऐसे नाउन्स हों जिनके दो पार्ट हों, एक कोई भी ऐसे नाउन हो जिनके दो पार्ट हों, उन नाउन के साथ सबसे पहली चीज की PHB is used with the above, ऐसे क्यों दिख रहा है भाई, अच्छा भीगा हुआ है, एक मिनट। We should use PHB, ठीक है, we should use PHB with the above nouns, ठीक है। जो ऊपर नाउन्स लिखे गए हैं, वो नाउन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला नाउन मैंने लिखा है वो सीजर्स है, बिनोकुलर्स है, इसे बिनोकुलर्स भी पढ़ते हैं और इसे हम बिनोकुलेस भी पढ़ते हैं। गॉगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, ग्लासेस है, टाइट्स है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, जीन्स है, अच्छा जीन्स मैंने पहले भी लिख दिया था, जीन्स है, शूज है, सॉक्स है, स्लीपर्स है, चप्पल्स है, बिलोज है, प्लायर्स है, ईयर रिंग्स है, हाई हील्स हैं, ठीक है। और एक मैंने लिखा लेगिंग्स है, ठीक है। जब ऐसे नाउन्स हो जिसके दो पार्ट हों तो उनके साथ आप उसको प्लूरल मानते हो, और प्लूरल मानते हुए आपने क्या लगाना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। आपने जो लगाना है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। लेकिन आप इन सारे नाउन को सिंगुलर बिहेवियर की तरह भी यूज कर सकते हो। तो दोज nouns which have two parts can be used with, फर्स्ट जो है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अ पेयर ऑफ के साथ। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसके साथ SH भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर इनका इस्तेमाल आप एक से ज़्यादा हो जाता है, जैसे आप 2 पेयर्स ऑफ 3 पेयर्स ऑफ अगर आप करते हो, तो इसके साथ आपने क्या करना है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। समझ पाए इतनी बात, जो मैंने बातें बताई आपको क्या बताएं कि ये कुछ ऊपर जो लिखे गए कुछ नाउन्स हैं, इन नाउन के साथ आपको हमेशा ही प्लूरल बिहेवियर के ये नाउन होते हैं। इसी वजह से आपको इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, तो वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है कि ये नाउन्स जो हैं दो पार्ट होते हैं जिन नाउन के पास, उन्हें हम अ पेयर ऑफ अगर लिखते हैं, जैसे अगर मुझे बताना हो, जैसे आप लेके आते हो एक जोड़े शूज, अगर आप एक शूज कहते हो तो क्या एक पीस लेकर के आते हो या फिर दो ही लेकर के आते हो, इनमें से वो जोड़े में ही तो आते हैं, वो पार्ट्स में ही तो आते हैं, दो पार्ट्स में ही तो आते हैं। और अगर वो दो पार्ट्स में आते हैं तो वो दो हुई संख्या, और जब दो संख्या हुई तो आप उसे 2 मानते हो, और 2 मानने के अनुसार उसमें आप क्या करते हो, प्लूरल मानते हो, और प्लूरल की वजह से आप इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने एक जोड़े जूते खरीदे हैं, इट मीन्स आपको कहने का क्या मतलब होता है कि आप वहाँ जूते की संख्या तो 2 ही है, लेकिन आप जोड़ा बना दिए। जोड़ा कितने का बनता है, 2 का। इसी वजह से आप यहाँ 2 की संख्या के लिए आप कहते हो, अगर आपने एक जोड़े जूते खरीदे तो आप कहते हो अ पेयर ऑफ शूज। और अ पेयर ऑफ शूज अगर आ जाए, जैसे समझ लो कि अगर अ पेयर ऑफ शूज आ जाए तो इसके साथ आप इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे, या फिर यहाँ पे जैसे एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे मैं लिखता हूँ 2 पेयर्स ऑफ शूज, तब आप यहाँ पे इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे, तो आपको पता है कि आपका यहाँ जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट ये नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, ऑफ शूज नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ऑफ जो है ऑफ प्रीपोजिशन है, और पिछले मैंने कई क्लासेस में ये बातें कितनी बार रिपीट की हैं, आपको भी पता है कि प्रीपोजिशन के बाद जो हम नाउन और प्रोनाउन लिखते हैं
वो हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इट मीन्स ये जो लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू हो रही है कि ये ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ये लिखा हुआ नाउन कौन से केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। इट मीन्स यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, अ पेयर, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन रहा है वो कौन बन रहा है, टू पेयर्स। इट मीन्स अगर अ पेयर सब्जेक्ट बन रहा है तो अ पेयर की वजह से ये सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर होने की वजह से ही आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। लेकिन जब दूसरे सेंटेंस की अगर बात करते हो तो लिखा हुआ है टू पेयर्स ऑफ शूज इज और आर, तो आपको पता है कि यहाँ जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, टू पेयर्स। और अगर टू पेयर्स सब्जेक्ट बन रहा है तो टू पेयर्स की वजह से ही आप क्या करोगे, आर लगाओगे। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ पाए हो। यहाँ तक आप सारी चीज़ें समझ पाए हो तो देखो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और उन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे एक एग्जाम्पल में लिखा कि द ट्राउजर, सबसे पहले तो आप ट्राउजर लिखोगे, द ट्राउजर यू हैव bought for me do or does not fit me। नेक्स्ट है कि 3 pairs of jeans has or have been bought, have or have been bought, अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आप लिख सकते हो कि अ पेयर ऑफ ग्लासेस मीन्स चश्मा, अ पेयर ऑफ ग्लासेस कॉस्ट मी ₹2000। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं, आप समझने की कोशिश करना। जैसे अगर आप नहीं समझ पाए हो कि ये कहने की इसे प्लूरल क्यों माना जाता है, मैं एक चश्मा बना रहा हूँ, मैंने एक चश्मा बनाया, ठीक है। देखो मैं ड्राइंग में उतना अच्छा हूँ नहीं, लेकिन मैं फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चश्मा थोड़ी इसकी ये और बड़ी होनी चाहिए। ये चश्मा बनाया और मैं कहता हूँ कि इसके 2 पेयर हैं या नहीं है, 2 पार्ट हैं या नहीं, एक पार्ट ये हुआ और दूसरा पार्ट ये हुआ, 2 पार्ट हुआ, और मैं कहता हूँ कि इसे बीच से मैंने हटा दिया, तो क्या सिर्फ चश्मा का सिर्फ आपको ये पार्ट मिल जाए, चश्मा का सिर्फ आपको एक पार्ट मिल जाए, क्या आप यूज करोगे? बिल्कुल नहीं यूज कर पाओगे। जब तक कि उसका दूसरा पार्ट नहीं है, आप उसे यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स आइडेंटिकल पार्ट। चलो मैं एक पैंट बनाता हूँ, एक मैंने आपके सामने पैंट बनाया, ठीक है। मैंने एक आपके, अरे भाई और थोड़ा बड़ा आ जा, ठीक है। मैंने आपके सामने एक पैंट बनाया, ठीक है। अब पैंट है जो भी आप समझ लो मुझे, ठीक है। आपके सामने मैंने एक पैंट बनाया और मैं कहता हूँ कि इसके 2 पार्ट हैं या नहीं है, तो बिल्कुल है। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। अगर मैं कहूँ कि इसे मैं एक पार्ट ऐसे डिवाइड कर दूँ और एक ही पार्ट आपको दूँ, क्या आप पहन करके घूम लोगे? आप नहीं घूम सकते ना। इट मीन्स आइडेंटिकल पार्ट्स होने चाहिए, और आइडेंटिकल पार्ट्स में जो पहला पार्ट्स अगर नहीं है तो दूसरा का कोई यूज नहीं होगा। जब आपके सामने 2 जूते दे दिए जाएं, ठीक है, एक जूता किसी और का हो, दूसरा किसी और का हो, आप पहनोगे? नहीं पहनोगे। क्यों नहीं पहनोगे? कि आइडेंटिकल पार्ट्स हैं, एक जैसे पार्ट्स हैं, और एक जैसे पार्ट जब तक दोनों नहीं होते तो इस्तेमाल नहीं किए जाते। जैसे अगर चश्मे की बात हो रही थी, जब दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स में एक पार्ट आप हटा देते हो, दूसरा पार्ट सिर्फ रह जाता है, तो आप नहीं यूज कर सकते। पैंट्स में भी वैसी कंडीशन है, यहाँ पे भी। इट मीन्स आप इसमें क्या समझते हो कि आइडेंटिकल पार्ट्स हो या फिर एक्सेसरीज हो, कि आप जैसे ईयर रिंग्स की बात करो तो इस कान का कोई और हो, इस कान का कोई और, आप पहनोगे? बिल्कुल नहीं पहनोगे। इस कान में जो आपने पहना वही इस कान में भी होने चाहिए। तो इसे आप आइडेंटिकल पार्ट्स में रखते हो, और एक के बिना जैसे आप उस आइडेंटिकल पार्ट्स में से एक को हटाते हो, दूसरा यूजलेस हो जाता है। इसी वजह से आप उसको प्लूरल मानते हो, क्योंकि दो पार्ट्स होते हैं उसके, इसी वजह से उसके आप प्लूरल मानते हो, और इसी वजह से उसके साथ आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हो। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, आपके लिखा हो द ट्राउजर यू हैव बाउट फॉर मी डज नॉट और डू नॉट फिट मी। तो आप सबसे पहली गलती यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ट्राउजर लिखा है। ट्राउजर नाम का कोई शब्द नहीं होता, आपको क्या लिखना है? ट्राउजर्स, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले ट्राउजर्स, ठीक है। तो आप लिखोगे कि द ट्राउजर्स
द ट्राउजर्स यू हैव बाउट फॉर मी डू और डज नॉट फिट मी, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन रहा है वो कौन बन रहा है, द ट्राउजर्स। और अगर द ट्राउजर्स सब्जेक्ट बन रहा है तो द ट्राउजर्स जो है वो हमेशा ही अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो अगर मैं प्लूरल की बात करूँ कि इसमें कौन प्लूरल है, डू है या फिर डज है, तो आप कहोगे कि डू जो है वो प्लूरल है, इसी वजह से डू नॉट फिट मी। ओके, नेक्स्ट है कि 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन बन रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन बन रहा है, ये जीन्स तो बन नहीं रहा, सब्जेक्ट ये नहीं बन रहा, सब्जेक्ट कौन बन रहा है, 3 पेयर्स। अगर 3 पेयर्स सब्जेक्ट बन रहा है तो 3 पेयर्स जो लिखा हुआ शब्द है ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है, क्योंकि 3 लिखा आपने, और अगर आपने 3 लिखा तो 3 प्लूरल है, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल होने की वजह से, अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल होने की वजह से आप इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अगर सिर्फ यहाँ पे जीन्स भी लिखा होता तो गलत होता, क्योंकि जिन अगर आप इसे एस के बिना लिखे होते, जिन लिखा होता तो गलत होता। क्यों होता, क्योंकि ये डबल पार्ट में होते हैं, पेयर में यूज होते हैं, इसी वजह से आप इसके साथ हमेशा प्लूरल रखते हो और इसके साथ आप हमेशा ही एस लगाते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि अ पेयर ऑफ ग्लासेस, तो अ पेयर ऑफ ग्लासेस में आप देख पा रहे हो कि जब ग्लासेस चश्मे की बात हो रही है, जिसमें से आप देख पाओगे कि सब्जेक्ट जो हमारा बन रहा है, सब्जेक्ट कौन बन रहा है, अ पेयर। ये क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ऑफ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के ये बात जो लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव केस है, तो अ पेयर बन रहा है, इट मीन सिंगुलर बन रहा है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है तो सिंगुलर की वजह से ही आप क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब, इसी वजह से वहाँ पे क्या आएगा, कॉस आएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो आप एक बार जल्दी से देखिए, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ और जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। आगे हम देखते हैं, हमारा जो आगे पॉइंट आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट कौन सा है कि अगर सेंटेंस में 6 वर्ड होते हैं, ये देख लें पहले कि एक लिटिल, लिटिल और लिटिल और द लिटिल, द लिटिल। नेक्स्ट है कि आपको मिलेंगे फिर लिखा हुआ फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू, फ्यू ऑफ फ्यू, ठीक है, और द फ्यू। बात क्या होती है कि अगर हम इसकी यूसेज की बात करें कि ये किसके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो लिटिल जो है, लिटिल और द लिटिल, इसका जो प्रयोग हम करते हैं वो किसके साथ करते हैं, तो हम यूशियन के साथ करते हैं। इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो किसके साथ करते हैं, यूशियन के साथ करते हैं। इट मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ कि हम लिटिल और द लिटिल का जो इस्तेमाल करेंगे वो किसके साथ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है कि फ्यू, फ्यू और द फ्यू की अगर अपन बात करते हैं तो इनका इस्तेमाल आप पिशियन के साथ करते हैं। आप इनका इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, पिशियन के साथ। इट मीन्स फ्यू और द फ्यू का जो हम इस्तेमाल करेंगे वो किसके साथ करेंगे, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। हम किसके साथ करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। इसके बाद अब बात आती है कि इसकी मीनिंग्स क्या होते हैं, इसके मतलब क्या निकलते हैं। तो लिटिल का मतलब होता है और फ्यू का मतलब होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, निगेटिव। निगेटिव कहने का क्या मतलब हुआ, नहीं, ऑलमोस्ट नील। नील कहने का मतलब हुआ न के बराबर। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो कि न के बराबर। फिर बात आती है कि अ लिटिल और अ फ्यू का क्या मतलब है, इसकी क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आप देखें अ फ्यू और अ लिटिल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है। इसका क्या मतलब होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव मिलता है। मतलब इसका अगर आप निकालो तो लिख सकते हो ऑलमोस्ट सम। इसका अगर हिंदी में आप लिखो तो लिख सकते हो कि थोड़ा 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 जिससे काम चल सके। ठीक है, जिससे काम चल सके। और द फ्यू और द लिटिल की अगर बात करते हैं तो आपको ने अगर पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज हो, आर्टिकल जब पढ़ाया जाता है, अगर आपको थोड़ी बहुत पहले से जानकारी हो तो आपको बताया जा चुका होगा कि द कहीं भी आता है तो स्पेसिफिक बनाने के लिए आता है। इट मीन्स अगर जिस चीज़ की जानकारी आपको पहले से होता है उसको आप स्पेशल मानते हो और उसे ही आप स्पेसिफिक कहते हो। ठीक है, तो द और द फ्यू दोनों ही
स्पेसिफिक बनाने के लिए आते हैं, या फिर ये किसके लिए आते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए। पॉइंट आउट करने का क्या मतलब हुआ, इशारा, ठीक है, पॉइंट आउट करने के लिए, इशारा करने के लिए। इट मीन्स इशारा आप तब करेंगे जब आपको पहले से जानकारी होगी, ठीक है। या स्पेसिफिक आप तब बनाएंगे, क्या लिख दिया भाई, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक आप तब बनाएंगे जब आपको पहले से जानकारी होगी, ठीक है। अब आप ये दोनों में कंफ्यूज होगा कि सर आप इसमें कहना क्या चाह रहे हो, अ लिटिल, अ फ्यू, लिटिल और फ्यू में। तो आप समझे इस चीज़ को, अगर मैं आपके सामने दो सिचुएशंस क्रिएट करता हूँ और दो चॉइसेस हैं आपके सामने, तो आप देख पाओगे कि जैसे आप पेपर देते हो, अभी जैसे हमारे बिहार में इंटरमीडिएट का पेपर हो रहा, और आप पेपर देते हो और पेपर आपके, मान लो कि इंग्लिश का ही पेपर दिया, फिर किसी भी चीज़ का पेपर दिया आपने, हिस्ट्री नहीं, मैथमेटिक्स का दिया, मैथमेटिक्स का अगर आपने दिया, वो टोटल पेपर कितने का था, 100 नंबर का, और आपको 100 में से 20 मार्क्स प्राप्त हुए। 100 में से आपने कितने नंबर पाए, 20 नंबर, ठीक है। और 100 में से दूसरा लड़का है, वो कितना नंबर पाया, 40 नंबर। तो अगर मैं आपके सामने लिखूं कंडीशन कि आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आप किसका इस्तेमाल करोगे और यहाँ पे क्या आना चाहिए, और भी मैं बना रहा हूँ दो सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन है। दूसरा सिचुएशन क्या है कि आपके सामने मैंने एक ग्लास बनाया, आपके सामने मैंने एक ग्लास बनाया, चलो एक दूसरा भी बना दिया, और दूसरा ग्लास बनाया और पहला ग्लास बना। और फर्स्ट में मैं कहता हूँ, फर्स्ट में मैंने क्या किया कि बस इतने से पानी भर दिए, और सेकंड में मैंने पानी यहाँ तक भर दिए, ठीक है। और मैं तब आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ कि यहाँ वाटर के साथ आप अ फ्यू लगाओगे, अ लिटिल लगाओगे, या फिर फ्यू लगाओगे, या फिर अ लिटिल लगाओगे। अभी मैं उसकी तो बात करूँगा ही, द लिटिल की, लेकिन अभी आपने क्या करना है, ये चार जो हैं, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, आपको इसमें से कहाँ पे क्या आएगा, आप बस इस सिचुएशन को 15 सेकंड के लिए देखें कि कहाँ पे क्या आएगा। चलिए, आपने देख लिया होगा। तो आप सबसे पहले मुझे बताओगे, अगर आप देख नहीं पाए, नहीं समझ पाए, तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करो, और पॉज करके आप इसे पहले सॉल्व करो, ताकि इससे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि कहाँ में अ लिटिल लगाना है, कहाँ पे द लिटिल लगाना है। जैसे मैं कहता हूँ कि आपने 100 में से 20 नंबर प्राप्त किए। अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूँ तो आपको मिनिमम पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, आप कहोगे भाई साहब 30 चाहिए, 30% चाहिए होता है। इट मीन 100 का पेपर, 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। इट मीन आपको 30 मतलब 30 नंबर आने चाहिए, 30 अंक आपके आने चाहिए, तभी आप एग्जाम को पास माने जाओगे, अन्यथा आप फेल माने जाओगे। तो अगर आपके 30 नंबर से कम मार्क्स आए, क्या वो कोई काम के होंगे? आपको एडमिशन भी कहीं नहीं मिल सकती। अगर कहीं आपको एडमिशन्स भी नहीं मिल सकते हैं, तो आप मुझे बताओ, क्या आप 20 नंबर ला करके भी कुछ कर पाओगे? एडमिशन ही नहीं मिलेगा आपको। और जब नहीं मिलेगा, इट मीन्स आपका जो 20 नंबर आया है 100 में से, क्या वो ना के बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि जब आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा, आप पढ़ क्यों रहे थे कि आपके आगे एडमिशन हो, ठीक है, आपके एडमिशन आगे किए जाए, आपके नामांकन कहीं और कराया जाए, ठीक है। तो आप 100 में से अगर 20 नंबर आपको मिल भी जाते हैं, तो ये ऑलमोस्ट नील के बराबर हैं, इट मीन्स ना के बराबर हैं। और जब बात आती है कि ये कैसे हैं, तो ये काउंटेबल हैं, इट मीन्स ये पीसीएन है। और अगर ये पीसीएन है, तो सबसे पहली बात कि इसमें आना क्या चाहिए, फ्यू या फिर अ फ्यू। लेकिन ये जब बिल्कुल ना के बराबर है, तो क्या आएगा, फ्यू। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्यू। फिर मैं सेकंड की अगर बात करूँ कि आपने 100 में से 40 नंबर प्राप्त किए, तो आपको चाहिए थे एडमिशन के लिए 30 नंबर, लेकिन एटलीस्ट आपने 40 तो प्राप्त किया ना, आपको एडमिशन तो मिल जाएगा, आप एग्ज़ाम तो पास कर गए। और जब एग्ज़ाम पास कर गए, अगर आप एग्ज़ाम पास कर गए हो, तो इतना तो है जितना से आपको एडमिशन मिल जाएगा। इट मीन्स आपका आगे का काम तो हो जाएगा, इतना मार्क्स तो आपको मिल गए हैं। और जब इतने मार्क्स आपको मिल गए, तो यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करोगे, अ फ्यू। वही सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है। देखोगे वाटर लिखा हुआ, वाटर लिखा हुआ है, इट मीन्स वाटर जब लिखा हुआ है, तो वाटर की बात अगर अपन करते हैं, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है भाई साहब, अगर ये भाई साहब अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, तो आप फ्यू लगाओगे या फिर लिटिल लगाओगे? तो आप कहोगे बिल्कुल आप फ्यू नहीं लगा सकते, आप क्या लगाओगे, लिटिल लगाओगे। फ्यू का जो इस्तेमाल करते हैं हम, फ्यू का इस्तेमाल करते हैं हम पीसीएन के लिए, लेकिन यहाँ पे वाटर जो है वो यूसीएन है। और यूसीएन की वजह से ही आपको क्या लगाना है,
यूसेन की वजह से आप क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे। तो आप देख पा रहे हो कि वाटर लिखा है, वाटर के, अब आप देखो अगर आपको एक ग्लास दे दिया जाए बस इतना ही पानी, क्या इतना पीने से आपका काम चल पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मतलब ये ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नील है। और अगर ये ना के बराबर है तो ना के बराबर के लिए ये दोनों को कंपेरिजन करें तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, लिटिल वाटर। और यहाँ आप कम से कम आधे ग्लास पानी है तो इससे आप पियोगे तो थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अ लिटिल। क्या आप ये दोनों सिचुएशंस को समझ पाए? देखें आप ये दोनों सिचुएशंस को। चलिए आप लोगों ने देख लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इस इमेज को फिर से मिटा सकूं और मिटा करके फिर आगे के मैं क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट पे हैं वो कर पाऊँ। चलिए आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे आपको जो चीज़ें बताएंगे अब उस पर हम चलते हैं, और जो आपके साथ जो स्पेसिफिक सेंस है हम उसकी भी बात करेंगे। अभी हम आएंगे आगे उसकी बात पे, ठीक है। तो अब आप देखिए और समझें, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप उसमें फिल करने की कोशिश करना कहाँ पे क्या आएगा। आप साथ के साथ आज के आंसर करते चलें। द फ्यू मनी शी हैड इज और आर इनफ फॉर दिस प्रोजेक्ट द little boy who is or are not attended, the little boy who do or does not attend the class are or is being punished। ठीक है, आपके सामने ये मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ये 4 एग्जाम्पल्स देखें और बनाने की आप कोशिश करें। मैं 5 भी लिख देता हूँ, 5th कि लिटिल हैज़ और हैव बीन done to improve the condition। आपके सामने ये 5 एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ये 5 एक बार आप पढ़ें और पढ़ के आप सॉल्व करें, फिर मैं इसकी बातें करूंगा। जल्दी से आप देखें, इसे सॉल्व करें आप। चलें अब आप देखें, अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें बताई गई मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं फिर से
कि आप लिटिल का प्रयोग यूशियन के साथ करते हैं, फ्यू का प्रयोग आप पेशियन के साथ करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि आप जो यहाँ पे देख रहे हो कि अ लिटिल बॉय इज और आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है, अ लिटिल बॉय इज और आर प्रेजेंट इन द क्लास। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लिटिल का प्रयोग जो करते हैं ये किसके लिए आता है, यूशियन के लिए आता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो कि ये तो हमारा एशियन है, इट मीन्स काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो यहाँ तो ये पहले, अगर यहाँ पे काउंटेबल है तो पहले तो यहाँ पे लिटिल नहीं आना चाहिए, सबसे पहले यहाँ क्या गलती है, फ्यू आना चाहिए। सबसे पहली गलती ये है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्यू आना चाहिए। और दूसरी बात कि जैसे ये फ्यू आ रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए, बॉयज होना चाहिए, क्योंकि फ्यू का इस्तेमाल आप किसके साथ करते हैं, पेशियन के साथ करते हैं। आप फ्यू का इस्तेमाल किसके साथ करते हैं, पेशियन के साथ करते हैं। तो सबसे पहली गलती तो ये हो गई। जब आप आगे मूव करते हैं कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब कैसे लगानी है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन हमारा अब फ्यू बॉयज बन रहा है जो कि पीसीएन है, तो पीसीएन अपने साथ पीएच भी लेता है, इसी वजह से आप किसके साथ जाएंगे, आर के साथ जाएंगे। जब मैं आगे की बात करूँ कि अ फ्यू नॉलेज हैज़ और हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ कि ये जो नॉलेज लिखा हुआ है, ये जो नॉलेज लिखा हुआ है, नॉलेज काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। सबसे पहली चीज़ कि ये नॉलेज काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आप कहोगे कि सर जी जो नॉलेज है ना ये अनकाउंटेबल है। अगर ये अनकाउंटेबल है, अगर ये यूशियन है, अगर ये भाई साहब यूशियन है, तो यूशियन होने की वजह से क्या आप इसके साथ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। आपको बताया है कि लिटिल का इस्तेमाल आप किसके साथ करते हैं, यूशियन के साथ। तो यहाँ जब मैंने यूशियन लिखा है तो क्या यूशियन के साथ आप फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस फ्यू को काटना होगा और फ्यू के जगह पे आपको क्या करना होगा, लिटिल करना होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो यूशियन लिखा हुआ, यूशियन अपने आप को किसके साथ अग्रीमेंट बनाता है, ये लिटिल के साथ। इसी वजह से मैंने इस यूशियन से पहले क्या लिखा, लिटिल लिखा। और जैसे ही ये यूशियन हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, और यूशियन जब सब्जेक्ट बन रहा है तो यूशियन को आप क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। जब इसे सिंगुलर मानते हैं तो सिंगुलर होने की वजह से आपने क्या लगाना है, हैज़ लगाना है। समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो, अगर आप समझते हैं, सारी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करेंगे। कमेंट्स में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए उसे भी आपको लिखना है, ठीक है। अब चलिए आते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट। आप यहाँ पे जैसे ही देखते हो कि लिखा हुआ द फ्यू, तो यहाँ भी नहीं देखना कि द फ्यू का अभी मैंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आप जैसे द फ्यू के बाद वाले नाउन पे नज़र दौड़ाओगे ना, द फ्यू के बाद वाले नाउन पे नज़र दौड़ाओगे तो ये क्या लिखा हुआ, यूशियन। मनी क्या होता है भाई साहब, यूशियन। अगर मनी यूशियन है, मनी भाई साहब अगर यूशियन है, तो यूशियन होने की वजह से क्या आप यहाँ पे फ्यू लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। अगर यूशियन है तो आपको क्या लिखना है, लिटिल। तो इस फ्यू को आप हटाएंगे और इस फ्यू की जगह पे आप क्या लिखोगे, लिटिल। सबसे पहले गलती ये है कि आपने यहाँ पे लिटिल करनी है, ठीक है। और जैसे ही आप लिटिल कहते हो द लिटिल मनी शी हैड। अब देखो यहाँ पे, अब मैं आता हूँ द लिटिल और द फ्यू पे, ठीक है, द लिटिल और द फ्यू पे। अब आप बताओ कि ये कौन से पैसे की बात हो रही है, क्या इसकी जानकारी सबसे पहले आपको है या नहीं है, बिल्कुल है। कि उसके पास जो पैसे हैं, उसके पास जो पैसे हैं, इसकी पहले से जानकारी है। स्पेसिफिक ये बना दिया कि कौन से पैसे की बात हो रही है, कौन से पैसे की बात हो रही है, तो वो पैसे की बात हो रही है जो उसके पास हैं, और जो पैसे उसके पास हैं उसकी बात हो रही है। इट मीन्स ये स्पेसिफिक सेंस है। या फिर आप ऐसे भी देख रहे हो कि यहाँ से ये पॉइंट आउट कर रहा है, इशारा कर रहा है, ये कौन से पैसे की बात कर रहा है, ये हमें पॉइंट आउट करके बता रही है कौन से पैसे की बात कर रहा है। तो द फ्यू मनी शी हैड, जो पैसे उसके पास हैं। इट मीन्स इस पैसे की जानकारी पहले से है, तभी तो आप ये सेंटेंस कह पा रहे हो कि द फ्यू मनी इज द लिटिल मनी शी हैड। अगर यहाँ पे रुपीज होता तो फ्यू बिल्कुल सही होता, क्योंकि रुपीज जो होता है काउंटेबल होता है। मैंने बताया कि जिससे आप सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं, उसे ही आप काउंटेबल कहेंगे। मनी को आप अनकाउंटेबल कहते हैं क्योंकि आप इसको मनीज नहीं लिखते, मनीज लिखते हैं तो इसका मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। फिर आप स्टेट और रियल स्टेट की सारी चीज़ें बातें होने लग जाती हैं, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे लिख रहे हो कि द लिटिल मनी शी हैड, ये कौन से पैसे की बात होती है, ये वही पैसे हैं भाई साहब जिसकी बात, ये वही पैसे हैं जिसकी इसे ऑलरेडी जो इसके पास हैं। तो अगर वही पैसे हैं तो ये स्पेसिफिक सेंस हो गया, और ये पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है वो कौन बन रहा है, यूशियन, और यूशियन बनता है तो ये अपने साथ क्या लेता है, इज।
अब वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी देखोगे, द लिटिल बॉय, सबसे पहले आप देख पा रहे हो ये फर्स्ट के जैसा है कि बॉय जो लिखा हुआ है ये काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ आप क्या इस्तेमाल नहीं करते, फ्यू, और जैसे ही फ्यू आता है ये अपने साथ क्या रहता है, बॉयज़। तो द फ्यू बॉयज़ हु डू और डज नॉट अटेंड द क्लास, सबसे पहले सेंटेंस ये हमारा पहला सेंटेंस है, ठीक है, कि बॉयज़ हु डू और डज नॉट अटेंड द क्लास। तो आपको मैंने बताया है, जब भी आपको मैंने बताया है कि एंटीसीडेंट अपना दिखता है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आता है, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को देखता है, जो कि यहाँ पे देख पा रहा है ये पीसीएन है। अगर ये पीसीएन है तो अपने साथ क्या लेगा, पीएचवी लेगा। पीएचवी कौन है, डू। अगर आप देखते हो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को देखता है, और एंटीसीडेंट इसको कौन मिलता है, बॉयज़, जो कि पीसीएन है। तो पीसीएन होने की वजह से आगे जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब कैसी होगी, वो वर्ब होगी डू, ठीक है। तो द फ्यू बॉयज़ हु डू नॉट अटेंड द क्लास। अब बात आती है यहाँ, अब हमारे यहाँ दूसरा सेंटेंस क्या है कि द लिटिल बॉयज़ आर और इज, सॉरी, द फ्यू बॉयज़ इज और आर बीइंग पनिश। तो आप द फ्यू के अनुसार क्या लगाओगे, आर लगाओगे। समझ पाए हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो कि लिखा हुआ कि लिटिल हैज़ और हैव बीन डन टू इम्प्रूव द कंडीशन। लिटिल हैज़ और हैव बीन डन टू इम्प्रूव द कंडीशन। तो आप देख पा रहे हो कि लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पे क्या सही है, हैज़। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आप इसे देखें एक बार। 30 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 1 मिनट आपको दिया जाता है, 60 सेकंड्स। देखें आप जल्दी से इसे। चलिए आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में कि स्टार्टिंग या फिर सब्जेक्ट बन रहा हो द प्लस प्लूरल टाइटल, द प्लस प्लूरल टाइटल। इट मीन्स क्या होता है कि ये क्या करता है, इसका अगर मतलब लिखे तो इट टॉक्स अबाउट अ particular, it talks about a particular family, it talks about a particular family। ये किसी भी पार्टिकुलर फैमिली के बारे में जिक्र करता है, ठीक है। द प्लस प्लूरल टाइटल, या फिर प्लूरल आप सरनेम भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है टाइटल को ही आप सरनेम कहते हो, आप लिख लो सरनेम, ठीक है। द प्लस प्लूरल सरनेम, ये क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट अ पार्टिकुलर फैमिली, ये किसी पार्टिकुलर फैमिली के बारे में बात करता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपके सामने इस तरीके से मिल जाए सेंटेंस, लिखो कि द गुप्ता इज और आर डूइंग वेल फॉर योर फैमिली। द गुप्तास इज और आर डूइंग वेल फॉर योर फैमिली। और नेक्स्ट है कि द यादव्स इज और आर लिविंग इन पटना फॉर अ लॉन्ग, या फिर फॉर डोंकीज ईयर। वही सेम चीज़ है, लॉन्ग ईयर को ही आपने कह दिया डोंकीज ईयर, ठीक है, फॉर डोंकीज ईयर, ठीक है। आप समझे कि आपको क्या बताया गया कि जब द प्लस प्लूरल सरनेम हो, यादव जो भी है, यादव, गुप्ता, ठीक है, ये सारे टाइटल हैं, सरनेम हैं, और इनके पहले आपने द लिख दिया और द के बाद आपने जो सरनेम लिखा उसे प्लूरल बना दिया, तो ऐसे केसेस में इसे आपको प्लूरल मानना होता है। और प्लूरल मानते हुए आप इसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाए कि द गुप्तास आर डूइंग वेल फॉर योर फैमिली। नेक्स्ट है कि द यादव्स आर लिविंग इन पटना फॉर डोंकीज ईयर, ठीक है। फिर इसके बाद हम सीखते हैं कि जब द प्लस या फिर छोड़ो, एक और आप सीख लो ऑल के बारे में, द के हम आगे बात कर लेंगे। अगर हम ऑल के बारे में बात करें तो ऑल की अगर मीनिंग एवरीथिंग हो, ऑल की अगर मीनिंग एवरीथिंग हो तो इसे आप सिंगुलर नाउन मानते हैं,
और सिंगुलर मानते हुए ही आप इसके साथ, ये ऑल है तो प्रोनाउन, तो इसके साथ जो आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब ऑल से आप मेंबर्स की बात करते हैं, जब ऑल से आप मेंबर्स की बात करते हैं तब इसे आप प्लूरल मानते हैं, और प्लूरल मानते हुए आप इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो कैसी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब होती है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आप समझ पाए मैंने क्या बताया कि जब ऑल से आप एवरीथिंग की बात करें, सब चीज़ की, हाल चाल की बात करें या फिर जिसकी भी बात करें, तो आप इसके साथ जो वर्ब लगाते हैं इसे सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन जब ऑल से आप मेंबर्स की बात करते हैं तो आप इसके साथ आप क्या लगाते हो, प्लूरल लगाते हो, क्योंकि ये प्लूरल कैटेगरी से होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं एग्जाम्पल कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखे कि ऑल इज वेल, ठीक है, और मैं नेक्स्ट लिखता हूँ कि ऑल आर बीइंग इंटेरोगेटेड। ये एवरीथिंग कहने का मतलब हुआ कि आप इस एवरीथिंग को हेल्थ से भी रिप्लेस कर सकते हो, कि ये हेल्थ का जब भी बात करेगा इसे सिंगुलर ही मानते हैं कि ऑल आर बीइंग इंटेरोगेटेड। फिर मैं लिखूं कि ऑल यहाँ पे पहले ऑप्शन लिख लो आपकी इज आएगा या फिर आर आएगा, ठीक है, ऑल इज और आर किल्ड इन दिस फैमिली। ये 3 एग्जाम्पल से आप समझे। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि ऑल इज वेल, ठीक है, और एक सेंटेंस आप ये यहाँ पे और लिख लो कि ऑल आर वेल, ठीक है। तो अगर आपने कहा ऑल इज वेल, इट मीन्स आप इसमें क्या बात करो, हेल्थ की बात करो कि हाँ भाई सब कुछ सही है, ठीक है, या फिर आप एवरीथिंग की बात करो, ठीक है, आप एवरीथिंग की बात करो, लेकिन ऑल आर वेल कह रहे हो, इट मीन्स आप मेंबर्स की बात करो। लेकिन आपसे जो पेपर्स में पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ऑल इज और आर बीइंग इंटरोगेटेड। अगर आप इंट्रोगेट करने की बात करें तो आप मेंबर्स की, आप किसको लोगे, इंट्रोगेशन जब आप करना है, आपको किस चीज़ से पूछताछ करनी है, तो आप पूछताछ जो करोगे किससे करोगे, उसके मेंबर्स से ही तो करोगे। और जब मेंबर्स की बात होती है तो मेंबर्स के साथ हम क्या मानते हैं, इसे प्लूरल मानते हैं, और इसे क्या लगाते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, इस वजह से आर। वैसे अगर यहाँ कहा जाए कि ऑल इज और किल्ड इन दिस फैमिली, इट मीन्स आप ये कह रहे हो कि इस परिवार के सारे सदस्य को मार दिए गए। इट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो कि उसके मेंबर्स की बात हो रही है, और जब मेंबर्स की बात कर रहे हो तो आप क्या लगाएंगे, आर, आप उसके साथ क्या लगाएंगे, आर, ठीक है। अब देखिए यहां तक आप एक बार पढ़ लें, और पढ़ने के बाद अपने ये नोटबुक में लिखते चले सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। फिर हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो होता है, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन क्लास के जब भी शेड्यूल हो आपको पहुंच पाए। और अगर वीडियो के लिए अगर आपको जो भी अगर सुझाव देना है या फिर जो भी कहना है आपको, कुछ भी रिलेटेड, अगर पढ़ाई से रिलेटेड डाउट हो या फिर कुछ भी हो, आप कमेंट में उसे करें, कमेंट में आपको जरूर रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।